वट वृक्ष कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे आज के मेहमान हैं 73 वर्षीय गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी। आपका जो परिचय है बहुत ही विस्तृत है। आपने उत्तरकाशी से अपना जीवन आरंभ किया और एक छोटे से गांव से आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचे, उसके बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान और फिर लेबर मिनिस्ट्री में। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुगुणा जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुगुणा जी, सबसे पहला प्रश्न कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 1945 17 फरवरी को रतूड़ी सेरा गांव में हुआ। उत्तरकाशी के जनपद में एक तहसील है भटवाड़ी, वहाँ मैंने प्राइमरी से लेकर 6ठी दर्जे तक पास किया और उसके बाद चला आया मैं इधर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। मेरे चाचा जी वहाँ पर थे तो मैं वहाँ 6ठी दर्जे से लेकर इंटरमीडिएट तक मैंने वहाँ स्वामी सच्चिदानंद राज के इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। जी, तो आप रुद्रप्रयाग से चमोली तक पहुँच गए? चमोली तक जी, तो अब जानना चाहेंगे कि इसके पश्चात आपकी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ हुई? जी, मैं फिर प्रयाग विश्वविद्यालय चला गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से मैंने एमए किया था 1967 में। किस विषय में किया? अंग्रेजी साहित्य में। और उस वक्त हमारे यहीं उत्तरांचल के कई सारे मित्र वहाँ पर थे, जैसे भूतपूर्व मंत्री बर्फीलाल जी जोआठा और श्री जो आईएएस थे यहाँ पर सेक्रेटरी चंद्र सिंह जी, वो मेरे रूममेट थे। अच्छा। यहाँ पर जो आयुक्त रह चुके हैं देवी दयाल जी, वो हमारे रूम पार्टनर समझ लीजिए उनके। तो ऐसे काफी अच्छा लोगों से संबंध था। हाँ जी, चंद्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो इलाहाबाद जाने का कुछ खास कारण, किसी की प्रेरणा? कोई खास नहीं। उस वक्त ये इस प्रतिष्ठान की ज्यादा विशेषता ये थी कि भाई यहाँ पर अच्छे मेधावी छात्र निकलते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल जाते हैं आगे। भाई यही था और कोई ज्यादा जी। और अंग्रेजी विषय लेने की अंग्रेजी विषय में तो आकर्षण बहुत पहले से था। मुझे अंग्रेजी की कविताएं पढ़ने में और साहित्य पढ़ने में बहुत ज्यादा शौक था। तो और मैंने अपनी परीक्षाओं में भी डिस्टिंक्शन हासिल किया, तो इसलिए थोड़ा सा रुचि हो ही जाती है। तो इलाहाबाद से उच्च अध्ययन के पश्चात रोजगार वगैरह के लिए कुछ रोजगार के लिए मैं फिर एक वहीं उत्तरकाशी जिले में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज चिन्याली सौड़ में अंग्रेजी का प्रवक्ता नियुक्त हुआ। मात्र 6 माह वहाँ रहा और उसके बाद फिर मुझे एडहॉक अपॉइंटमेंट होते थे तो छोड़ना पड़ा और फिर मैं गांधी स्मारक निधि चला गया दिल्ली में। तो सुंदरलाल जी बहुगुणा मुझे चाहते थे कि तुम यहाँ अपनी सेवाएं दो कुछ समय के लिए। तो वहाँ मैंने एज ए ट्रांसलेटर काम किया। सर्वोदय प्रेस सर्विस वहाँ पर चलती थी। तो जनसत्ता के जो संपादक थे प्रभाष जोशी जी, वो मेरे घनिष्ठ थे। तो वो सर्वोदय प्रेस सर्विस भी उन्होंने चलाई थी, वो भी उसमें थे। काफी अच्छे वहाँ पर लोग थे। तो उस दौरान का मेरा जो संबंध है बहुत मधुर रहे। जैसे कौन से सन की बात है? 1970-71 की बात है। और उस दौरान मैं सरला बहन जी के संपर्क में आया जी। उनके साथ में एक बार बिजनौर भी गया। वहाँ एक सर्वोदयी कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, तो उस जांच समिति में सरकार की ओर से मैं भी गया था, शांति प्रतिष्ठान की ओर से सरला बहन जी के साथ। थोड़ा बताएं कि ये जो गांधी स्मारक निधि या गांधी शांति प्रतिष्ठान है, किस तरह से ये कार्य करते हैं और क्या कार्य मुख्य तौर पर? ये रचनात्मक कार्यक्रम जो भूदान से रिलेटेड है, गांधी साहित्य को लोगों तक पहुंचाने से संबंध है और रचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रिएटिव वर्क। उस दौरान हमने एक डायरेक्टिव भी तैयार की थी जो सारे देश भर के जितने भी रचनात्मक कार्यकर्ता हैं उनके एक डायरेक्टिव बनाई थी हमने, रामचंद्र दिवाकर। और मुझे तो बड़ा आनंद आता है सुनने में, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, बांग्लादेश बना, उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। उस कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। 28 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। तो उस दौरान भी सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा भूमिका अदा की। तो उतना ही नहीं, आगे भी जब वहाँ पर आत्मसमर्पण किया था डाकुओं ने चंबल में, उस दौरान भी मैं जेपी साहब के संपर्क में आया, जयप्रकाश नारायण जी के, प्रभाष जोशी, जयप्रकाश नारायण जी, अनुपम मिश्र एक महीने पूरे बड़े गांधीवादी पर्यावरणविद तो वो थे। तो अनुपम मिश्र जी तो खेद है कि वो पिछली वर्ष चले गए और नहीं रहे। बहुत अच्छे भवानी प्रसाद जी मिश्र के सुपुत्र थे वो। जी। अब जानना चाहेंगे बहुगुणा साहब कि जैसे आपने कहा कि सर्वोदय प्रेस में आपने काम किया। सर्वोदय एक ऐसा शब्द है जिसने गांधी जी को प्रेरित किया। अनटू द लास्ट रस्किन की वो पुस्तक, जिन्होंने इनको एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से महात्मा बन गए। देखिए, पुस्तक वाले में जहाँ तक था, वो सर्वोदय साहित्य में मुझे सिर्फ एक किताब ज्यादा प्रशंसनीय लगी और उसका मैंने कुछ तर्जुमा भी किया था। वो थी द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज। अच्छा। और स्पिरिट्स पिलग्रिमेज जो है मीरा बहन के लिखी हुई है। मीरा बहन उस वक्त ब्रिटिश वाइस एडमिरल की सुपुत्री थी और गांधी जी के साथ रही वो, तो ऑल थ्रू तो उन्होंने अपने लाइफ के उनके बारे में दिया। तो गांधी जी के बहुत जो अंतर जीवन की कथा
कथा है वो उसमें मिलेगी आप, या तो फिर जे बी कृपलानी के पुस्तक में मिलेगी महात्मा गांधी के बारे में अधिकतम सूचनाएं। उसमें मुझे ये पता लगा कि महात्मा गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व में 60% योगदान महादेव भाई का है। महादेव भाई देसाई जी, जो उनके साथ उनके सेक्रेटरी थे जी। और इनकी ऐसी टेलीपैथी थी कि जो वो बोलते थे वो कहते थे महादेव तुम ये राइट अप लिख के ले आओ, कल छपना है, और बिल्कुल हो वो वही आता था, वो डिटो कर देते थे। अपने जीवन काल में मैंने बिनोबा जी के भी दर्शन किए। एक बार खादी कमीशन का सम्मेलन हो रहा था अहमदाबाद में जी, तो उनके पवन धाम पवनार में उनके दर्शन किए मैंने, और उनकी जो पुस्तक है नित्य पठनीय गीता अभी मेरे पास है, मैं उसको पढ़ता हूँ और बड़ा आनंद आता है। बहुगुणा जी, थोड़ा जानना चाहेंगे कि परिवार के बारे में, विवाह कब हुआ आपका? विवाह मेरे सन 73 में हो गया था। तो कुछ यादें हैं? यादें तो ठीक है, सही है। और वो अध्यापिका थी, मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहीं, 2011 में रिटायर हो गई। तो मुझे इस संदर्भ में एक चिट्ठी मुझे प्रभास जी ने भेजी थी। अच्छा। शादी में, और अनुपम मिश्र मेरी शादी में आए थे। अच्छा। तो प्रभास जी ने जो चिट्ठी भेजी थी वो मुझे गुना कह के बोलते थे कि गुना, क्या तुमको पत्नी मिली है या साथी मिला है, मित्र मिला है या दोस्त मिला है, क्या मिला है, और दोस्त बना कर रखिए उसे जी। तो भगवान की कृपा से साथ हमारा अच्छा रहा, चल रहा है जी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? बच्चे मेरे एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटा है, 2 बेटियां डॉक्टर हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जी। तो आपसे बातचीत और भी होगी। गीत संगीत का शौक रहा आपका कभी? बहुत ज्यादा। मैं भगवान की कृपा से मैं फिर आ रहा हूँ वहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान में, मेरे दुर्लभ दिन बीते। कुमार गंधर्व से मेरी मुलाकात हुई और मैंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में उनका इंटरव्यू भी लिया था, जो दिनमान में छपा था। उस पर रघुवीर सहाय दिनमान के एडिटर थे, और तो वो मुझे संगीत से बहुत ज्यादा रुचि रही है। शास्त्रीय संगीत सुनने का शौक, मैं ज्यादा जानता नहीं, शास्त्रीय ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सुनने का शौक है। आई हैव एन ईयर फॉर म्यूजिक। जी। तो कोई गीत, ऐसा फिल्मी गीत आपको अच्छा लगता रहा उस समय, जो आज इस कार्यक्रम में आपके लिए हम बजाएं? फिल्मी गीत तो एक मधुमती फिल्म देखी थी हमने, एक लाइन मुझे जो पसंद आती है वो, एक गोरी नदियों का चलना उछल कर जैसे अल्लड़ चली पी को मिलकर। तो वो जो नदी का प्रवाह है, उछलना और चलना, बिल्कुल जैसे कोई लड़की उछलते कूदते हुए जा रही है अपने। तो चलिए वही गीत आपके लिए हम सुनाते हैं। ये है मधुमती की फिल्म का गीत और गायक हैं मुकेश। सुहाना सफर। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। इस गीत के बाद एक बार फिर से श्रोताओं कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वट वृक्ष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी, जिनसे हम बातें कर रहे हैं उनके जीवन के संबंध में। और एक अनुवादक की भूमिका निभाई आपने गांधी स्मारक निधि और गांधी शांति प्रतिष्ठान में। आपने बताया कि सर्वोदय प्रेस में भी आपने काम किया। ट्रांसलेटर की भूमिका कितनी आसान कितनी कठिन है? बहुत कठिन है। पहले तो आपको उसको समझना होता है। ट्रांसलेशन खाली तर्जुमा नहीं है, इट इज ए रिक्रिएशन जी। लगभग उसी रचना के स्तर तक आपको पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के आप वहां पहुंच सकते हैं। तो है तो बड़ा दिलचस्प काम, लेकिन मुझे शौक रहा है उसका, तो कभी कर लेता हूँ। कुछ मेरे मित्र हैं यहाँ पर, एक लीलाधर जगुड़ी पद्मश्री और साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त, उनकी कविताओं का मैंने अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। 5 कविताएं गांधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी एक पत्रिका निकलती है, हालांकि वो अंग्रेजी में है। तो उसमें मेरे पिछले 2-3 साल पहले वो ट्रांसलेशन छपे थे, और भी पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। आलोचना एक पत्रिका निकलती थी, उसमें मैं तो कभी कभी दिया करता था लेख। जी, अंग्रेजी में आपने ट्रांसलेशन किया है हिंदी कविताओं का। कभी लिखने का शौक रहा? कभी लिखा आपने कोई कविता जो आप आज सुनाना चाहें इस कार्यक्रम में? ऐसे ही मैंने सोचा कि आजमा लूं मैं अपना हाथ। एक कोशिश की। एक आजकल नहीं है मदर्स डे और फादर्स डे पर लोग फेसबुक पे लिखते रहते हैं, तो मुझे भी मौज आई, तो मैंने भी लिखने की कोशिश की। जी जरूर सुनाइए साहब। बुजुर्गों की चाह। बुजुर्ग हो गए अब हम दोनों, अब तक साथ चले हैं हम दोनों, कब तक साथ चलेंगे ये दोनों, अब बात करेंगे हम दोनों। वाह। जब तक साथ रहेगा हम दोनों का, ये हाथ चलेंगे पाँव चलेंगे, यादें रह गई जितनी बाकी, उन्हें दोहराते जिए चलेंगे। वाह। अब कितना जीवन रह गया बाकी, क्या यही सोचना रह गया बाकी। चलो छोड़ो अब ये बातें, नहीं जमेंगी अब ये बातें, बात करें अब हम इन बच्चों की, सीधे साधे इन सच्चों की। नहीं मांगते हम कृपा दृष्टि, नहीं चाहते हम कातर दृष्टि, जीवन संध्या के उत्तर में स्पर्श चाहते हैं प्रत्युत्तर की। न फोटो फ्रेम में सजने की चाह है, न श्राद्ध में तृप्त होने की चाह है, न चाह है मदर्स डे फादर्स डे में याद किए जाने की, चाह है केवल जीते जी तुम्हारा स्पर्श पाने की। अधिकार से तुम्हारे बच्चों को दुलारने की, उत्सवों में हमको भी याद किए जाने की, साथ बैठकर बतियाने की, प्रेम से लड़े झगड़े जाने की, फिर मना फुसलाकर हंसाए और खिलाए जाने। हर्ष दो हमें अपने उत्कर्ष का, गौरव दो हमें जीने और सुख से मरने का, तुम फूलो फलो सबके संबल बनो, देश और दुनिया के गौरव बनो। वाह, बहुत ही सुंदर ये कविता है, प्रेरणादायक कविता है, और एक संदेश है कि आप क्या चाहते हैं और एक आम बुजुर्ग क्या चाहता है। कविता का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, बुजुर्गों की चाह। तो बहुगुणा जी, गांधी शांति प्रतिष्ठान से आगे चलते हैं कि आपने ट्रांसलेटर का कार्य किया, उसके बाद जैसे कि स्विच ओवर करते हैं। हाँ, उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में आ गया, और सरकारी नौकरी में मैंने मजदूरों के झगड़े को निपटाने का काम किया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। तो कौन से विभाग में आप थे? श्रम विभाग। श्रम विभाग में, लेबर डिपार्टमेंट में। तो किस रूप में आपने ज्वाइन किया वहाँ पर? मैं तो एज लेबर इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था, और उसके बाद 2005 में मैं डिप्टी लेबर कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। आपने एक एक्ट के बारे में बात की कि आपने फ्रेम किया। वो तो सेवानिवृत्ति के बाद की बातें हैं, और पहले तो खैर हमारा विशेष रूप से यही काम रहता था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा जब होता है किसी उद्योग में, मजदूर और मालिक के झगड़े होते हैं, कभी सेवा शर्तों को लेकर के, कभी ग्रेचुटी के मामले को लेकर के, कभी किसी की दुर्घटना में मुआवजा दिए जाने के संबंध में, कभी वेतन बढ़ोतरी के मामले में। तो इस पर हम उन लोगों का आपस में समझौता करवाते थे, और उस समझौते को ड्राफ्ट करके उसको लीगल स्टेटस देते थे। एक बात, उसके बाद हम लोग अथॉरिटीज भी थे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट।
तो जो केसेज आते थे डिलेड पेमेंट के, विलंब से भुगतान के या कम मजदूरी से भुगतान के, ये जो बॉन्डेड लेबर एक्ट आया 1972 जी, में, बंधुआ मजदूरी समाप्ति हाँ के लिए। बंधुआ मजदूरी, उनके पुनर्वासन के बारे में जो सर्वेक्षण किया जगह जगह से, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश आए थे, फिर कई सारे उसमें मल्टीफेरियस जॉब्स रहे, जैसे फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक फिर महिलाओं का कार्यस्थलों पर यौन शोषण, उस पर हमने यहाँ पर बैठ करके दिशा निर्देश बनाए हैं, रूल्स बनाए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और सभी प्रतिष्ठानों को जारी किए हैं। और एक मामले में तो मैं खुद ही इंक्वायरी अफसर हो गया था और उनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी, वो मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक ऊंचे लेवल के अधिकारी थे। खैर, तो आपने बहुत ही घटनापूर्ण आपका ये कार्यकाल रहा जो लेबर डिपार्टमेंट में आप रहे और एक उच्च पद से आप सेवानिवृत्त हुए। जब देहरादून में आप 2005 में रहे तो उस समय उत्तराखंड राज्य विकास की संभावनाएं तलाश रहा था। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें आपकी भूमिका किस तरह से रही? हमने तो मूल रूप से जो यहाँ पर नए सिरे से काम शुरू होना था, अब तक तो हम उत्तर प्रदेश के बने बनाए कानूनों के आधार पर चल रहे थे, तो हमने अपने यहाँ के स्थितियों को देखते हुए फिर हमने यहाँ पर रूल्स बनाए श्रम संबंधी, श्रम सेवा से संबंधित रूल, और यहाँ पर मिनिमम वेज कमेटी बनी पहली। उस मिनिमम वेज कमेटी का मैं सेक्रेटरी रहा और उसके अध्यक्ष थे हमारे प्रमुख सचिव से NS नवत्याल, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए। तो उसमें सेवा योजकों के और श्रमिकों के प्रतिनिधि लिए जाते थे और उन पर तब एक बैठक होती थी कि क्या होना चाहिए। उसके बाद उस संबंध में हमने कई स्टेट्स का विजिट भी किया था कि वहाँ क्या नियम है और वहाँ पर क्या मजदूरी तय है। तो ये इस तरह से जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट जो उत्तराखंड में बना, क्या उससे भी आपका संबंध रहा? जी हाँ, वो हमने उनके लिए नियमावली बनाई। एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, उसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नियमावली बनाई और उसमें हमने काफी काम किया, 2-3-4 महीने तक बैठ करके फिर उसको विधानसभा से पास करवाया और आज वो बाकायदा उसका बोर्ड बना, उस पर काम भी हो रहा है अब मुख्य रूप से। उसमें विशेष रूप से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते थे, जैसे पब्लिक सेक्टर के लोग में तो यूनियन होती हैं, अब कोई बिल्डिंग में काम कर रहा है, कहीं नाले में काम कर रहा है, सड़क में काम कर रहा है कोई आदमी मजदूर, उसको कोई पूछने वाला नहीं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक्ट की स्थापना हुई। तो बहुगुणा साहब, आपने रिटायरमेंट के बाद भी काफी सक्रियता दिखाई और विभिन्न संगठनों से आप जुड़े। आप अपने जीवन का आकलन किस रूप में करते हैं? देखिए, आप गांधी स्मारक निधि से जुड़े, गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े, इन संस्थानों से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? मैं एक बात को कहता हूं कि आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, यदि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तब उस कार्य की सार्थकता है, नहीं तो वो बोझ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हो। ये पहली सीख है मेरी नौजवानों के लिए कि बस अब जो कहते हैं कि 5 बजे तक अपनी नौकरी करनी है, नॉट दैट। आप जहाँ पर देखिए, व्यापार का आदमी कैसा होता है, सुबह से लेकर 5 बजे सुबह से उठकर रात के 12 बजे तक भी उसको बैठा रहे को, तो उसकी दिलचस्पी रहती है। ऐसी ही दिलचस्पी अगर आप अपने कार्य में बनाए रखें तो आपको सब पसंद करेंगे, सब आपको रिस्पेक्ट देंगे। जी, मेरा प्रश्न था कि इन प्रतिष्ठानों के साथ आप जुड़े रहे तो इससे क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ा, आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ा? हाँ, जरूर पड़ा है। और खास तौर से मैं तो कहूंगा कि उत्तरांचल बनने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभान्वित हुआ, कारण कि मुझे बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में एक्सपोजर मिला। मैं वहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने उत्तरांचल को। विज्ञान भवन में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ 3 बार, एक बार तो वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया, तो मैं वहाँ जाता था, रिप्रेजेंट करता था अपने स्टेट को। वहाँ पर अपने यहाँ के जो राइट अप है, हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए, क्या हमारी तरफ से सजेशन हो सकते हैं, क्या प्रस्ताव हो सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन एक्ट में वांछित है वो होने चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो हम देखते थे, तो हम में देखते थे कि भाई इसमें ये होना चाहिए। अब 73 वर्ष की आयु में भी आप उतने सक्रिय नजर आते हैं, तो आप अपने पूरे जीवन का आकलन किस रूप में करते हैं? जीवन एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा। कंप्यूटर को कैसे ऑन करते, मेरी बेटी बोलती थी कि इसको ऐसा स्विच करो, और उसके बाद मैंने एक एक अक्षर मिला करके आज मैं पूरा काम करता हूँ कंप्यूटर में। एक दिन में 70 पेजेस लिख सकता हूँ। जी, तो सीखने की कोई हिंदी उम्र नहीं अंग्रेजी होती। में दोनों तरफ से। तो मैं कहता हूँ ये सतत प्रक्रिया सीखने के, एंजॉय करने की। जो इस समय कई बुजुर्ग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत निराश हो जाते हैं जीवन में, कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ, ये है कि अपने लिए कोई साधन
कारण ढूंढिए व्यस्त रहने का। अब के बार अब जो जमाना आ रहा है उसमें सिवाय यह है कि जनरेशन गैप बढ़ रहा है और जो बूढ़ा आदमी है वो अपने को लोनली महसूस कर रहा है। तो अब मैं जैसे हूँ, मेरे सब बच्चे सब एम्प्लॉयड है, मैं अकेला हूँ घर में, हम दोनों पति पत्नी है, कितनी देर बात करेंगे। अब मैंने कंप्यूटर में देखा, मैंने फेसबुक में बैठ गया जी, तो मेरे कई सारे नई जनरेशन के साथ इंटरेक्शन होता है। आई एम बिजी देयर और मैं एंजॉय करता हूँ उसको। अब जो है कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नए जनरेशन के साथ। यही भी नहीं कि आप पुराने ही राग आलापते रहें, कुछ पुराना भी अच्छा था, कुछ नया भी अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का समायोजन करना बहुत जरूरी होता है। जी, तो आपकी सक्रियता का यही राज है। पुस्तकें पढ़ने का मेरा शौक है। अब जो भी पुस्तक आती है लेटेस्ट, मेरा बच्चा मुझे वो दे देता है मुझे तुरंत। अभी मैंने रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी एक किताब दुकान में पढ़ी, देखने को नहीं, मैंने तुरंत ले लिया। अभी कुछ दिनों पहले नटवर सिंह की एक किताब मिली, वो देखने को मिल गया। और पुस्तक मेले में जाकर के पुस्तकें लेना और उनको पढ़ना, फिर उसके बाद उनकी समीक्षा लिखना उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद कि मैंने क्या पाया। नॉट दैट कि मैं कोई अपने को इम्पोज कर रहा हूँ, नहीं, अपने सुख के लिए मैं देखता हूँ मैंने क्या पढ़ा इसमें। तो भगोड़ा साहब, आज आकाशवाणी में आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी से मेरा पुराना संबंध रहा है। आपके पुराने जीवाबाद रेडियो पर मैंने 3-4 बार वार्ताएं दी हैं, लखनऊ में भी वार्ताएं दी थी, और इस पे बॉन्डेड लेबर सिस्टम पर मैंने यहाँ पर नजीबाबाद में वार्ता, तब मिस्टर कालिका प्रसाद जी काला वहाँ पर होते थे आकाशवाणी के, और संयोग प्रसाद वो मेरे गुरु भी रहे। अच्छा, कालिका प्रसाद जी। तो इस तरह से मेरा आकाशवाणी से एक अच्छी बात यह है कि अब जो है आकाशवाणी एंड दूरदर्शन शुड कंटिन्यू देयर कल्चर, अपने कल्चर को मेंटेन रखें। शास्त्रीय चीज़ें, लोक जीवन के सरोकार की चीज़ें केवल यही चैनल उठा रहे हैं, बाकी लोगों ने तो केवल व्यावसायीकरण कर दिया है। मैं जो हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए, क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए 11 बजे जो रेडियो से संगीत सम्मेलन होता था शनिवार के दिन, उस संगीत सम्मेलन को मैं सुनता था। उसमें मैंने पुराने सभी कलाकारों को सुना और मुझे याद आती हैं उनकी, किशोरी अमोनकर जो नहीं रही अब, भीमसेन जोशी जो नहीं रहे अब, कुमार गंधर्व जो नहीं रहे अब, बिलायत खां जो नहीं रहे अब, अली अकबर खां जो नहीं रहे अब, इन लोगों को सुनने का आनंद आता था। तो आकाशवाणी का ये बहुत बड़ा रोल रहा है इस मामले में। और इम्पोर्टेंट बात यह भी थी कि जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को बुलाया गया था कलकत्ता से, और उन्होंने कहा था मैं वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा गाना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा आपको। पटेल जी ने कहा हाँ पूरा, आपको अनुमति, आप पूरा अपनी मर्जी से गाइए। तो ये अच्छे चीजें हैं जो कि अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करने की दिशा में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और मुझे बड़ा आनंद आता है। आई एम हैप्पी टू बी लिंक्ड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा है। तो भगोड़ा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं के साथ अपनी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा की। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।